ओम परमात्मने नमः। आज के संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत हम जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा, जीभ, मुख के कंठ, तालु आदि जिन जिन भागों अथवा स्थानों को स्पर्श करती है, मुख के वही भाग या स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। यानी स्वरतंत्री के जिस भाग या अवयव से जिस विशेष वर्ण अथवा स्वर का उच्चारण होता है, वही उच्चारण उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान तालिका संस्कृत के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। उच्चारण स्थान सूत्र वर्ण है, संज्ञा अथवा जहां से जिसका उच्चारण हो रहा है उसका नाम क्या जाने, यही इस कॉलम में रहेगा। कंठ अक्वय विसर्जनीय नाम कंठ है। समझने का प्रयास करेंगे। ए का मतलब होगा ए या आ दोनों, जैसा कि यहां दर्शाया ए आ। कु का तात्पर्य है कै वर्ग, यानी कै की पंक्ति में आने वाले समस्त वर्ण कै, खे, गे, घे, गे और है। इसके अलावा विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होने के कारण इनको कंठे कहेंगे, ये कहलाएंगे कंठे। तालु इच्चुये सानाम तालु, यानी ई ह्रस्व और ई दीर्घ दोनों, चे, छे, जे, झे, इये, ये, से, इनका उच्चारण तालु से होने के कारण ये तालव्य कहलाते हैं। मूर्धा ऋतुर साणाम मूर्धा, री ह्रस्व और री दीर्घ, टे, ठे, डे, ढे, णे, रे और से, इन समस्त वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होने के कारण ये मूर्धन्य कहलाते हैं। दंत ऋतुल सानाम दंता, ली, ते, थे, दे, धे, ने, ले और से, इन समस्त वर्णों का उच्चारण दांतों से होने के कारण ये दंते कहलाते हैं। ओष्ठ उपूप धैमानिया नाम मोष्टौ या ओष्टौ, ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, पे, फे, बे, भे, में, इनका उच्चारण ओष्ठ से होने के कारण इनको ओष्टय कहते हैं। इनको उपधैमानीय नाम, यानी पे और फे, ये ओष्ठ के स्पर्श होने से, माने दोनों ओष्ठ बिना चिपके बिना स्पर्श किए इनका उच्चारण हो नहीं सकता, इसलिए इनको उपधैमानीय नाम से भी जानते हैं। नासिका यानी वर्ग के पंचम वर्ण, इये, मैं, गे, ने, ने नाम नासिका छे। पुनः सुनेंगे। इये, मैं, गे, ने नाम नासिका छे। इसको नासिक का अनुस्वार से, यानी अनुस्वार जो है वह भी नासिका से उच्चरित होता है। तात्पर्य रहेगा ई, गे, इये, ने, में और अनुस्वार, ये समस्त वर्ण नासिका के सहयोग से बोले जाते हैं, इसलिए इसको नासिक्य कहते हैं। कंठ तालु ए दैत्य हो कंठ तालु, ए ऐ, इन दोनों स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के अपेक्षित सहयोग से होता है। मानी कंठ और तालु दोनों का सहभाग होता है। इससे इन दोनों के सहयोग से
बोले जाने के कारण इनको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठोष्ट है, ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ औ इन दोनों स्वरे कंठ और ओष्ठ दोनों के अपेक्षित सहयोग से बोले जाने के कारण इनको कंठोष्ट कहते हैं। दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह अक्षर है उसका दांत और ओष्ठ दोनों के अपेक्षित सहयोग से बोले जाने के कारण इनको दंतोष्ट कहते हैं। जिह्वा मूल है, जिह्वा मूलीय यस्य सह जिह्वा मूलम, यानी जीव के मूल भाग से उच्चरित होने के कारण इसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। संस्कृत में एक साथ कहने पर कहा जाएगा कखाभ्याम जिह्वा मूलीय, यानी क और ख दोनों जीव के मूल भाग से उच्चरित होते हैं। कंठ नासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, यानी मुख सहित नासिका से उच्चरित होने के कारण इनको अनुनासिक कहते हैं। कंठ नासिक के, इसीलिए इनका अपेक्षित नाम रहेगा कंठ नासिक, यानी कंठ और नासिका दोनों के अपेक्षित सहयोग से ये उच्चरित होता है, इसलिए इसको कंठ नासिक कहते हैं। छात्रों ध्यान देंगे, यह समझने को तो संक्षिप्त और वर्णी ही है, लेकिन आपके भावी जीवन में जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ेंगे तो इसके अंतर्गत न केवल आपके इस कक्षा के परीक्षा के अंतर्गत ये पूछे जा सकेंगे, बल्कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। इसलिए इसको न केवल सुस्पष्ट शब्दावली में लिखना है, बल्कि इसको अपने स्मृति में भी याद रख सकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जब तक याद नहीं हो बार बार इसे पढ़ें और शीघ्रातिशीघ्र याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गृह कार्य के अंतर्गत आप प्रश्न लिखेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? समस्त वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए।